Hello. Hello, students. A very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीएससी सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये चैप्टर आता है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकेंड चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स को वेव मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को कई सारे लोग वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये भी साइंस का एक ब्रांच ही है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले हम लोग जो क्लासेस किए हैं उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है या नहीं है, ये सारी चीजें पता लगाई गई। दरअसल हुआ ये था, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की, तो जैसे ही एटम का डिस्कवरी हुआ है ना, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था इसके बारे में लोगों को पता चला, तो लोगों ने नहीं, जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ढूंढना शुरू किया था। और उन्होंने ये कंसिडर किया कि हमारा जो एटम है, ठीक है, वो सबसे छोटा एक पार्टिकल है, ठीक है। एटम को उन्होंने बोला कि वो सबसे छोटा है, ठीक है, जिसे ना आप आगे तोड़ सकते हो ना आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो है ये सबसे छोटा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये काफी दिन तक इनका जो थियरी था ये चला नहीं, क्योंकि इसके ठीक बाद ही डिस्कवरी हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि सब एटॉमिक कहने का मतलब यही है कि ये एटम के अंदर प्रेजेंट थे। जबकि जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि एटम जो है वो सबसे छोटा है, तो उसके अंदर कुछ होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होती है, ठीक है, और आपको पता ही होगा कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो ये तीनों जो पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर प्रेजेंट है। और हमें पता है कि मान लीजिए अगर हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बाद एक एटम, न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये थियोरी तो बोहर ने प्रूव कर दी थी। और इतना प्रूव होने के बाद से हमने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के ही उसकी रेडियस की बारे में चर्चा हुई थी, वेलोसिटी पता किया गया था, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी चीजें हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन उस टाइम जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल था। क्योंकि बोहर ने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है। लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी ही पलट गई जैसे ही शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत में ही उन्होंने शुरुआत ही इस पे की कि हमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ करना। और ये कैसे हुआ, सबसे पहले मैक्स प्लैंक आए थे, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने लाइट को लिया था, ठीक है। लाइट जो कि एक वेव है, हमें पता है, क्लास 12th फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, तो लाइट के बारे में क्लास 10th में ही दिया रहता है कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक वेव होती है, जिसका हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन, कई सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो हम लोग कराते हैं। तो लाइट जो कि पहले एक वेव थी, मैक्स प्लैंक ने उसको क्या प्रूफ कर दिया था, पार्टिकल प्रूफ कर दिया। कैसे, तो उन्होंने बोला कि ये जो लाइट है मान लीजिए, तो ये एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल तो करती है। आपको पता है वेव ऐसे ही ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है एक मीडियम में, ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट हो गया, नीचे वाला ट्रफ हो गया। तो ये वेव जो है ये ट्रेवल तो कर रही है, यानी लाइट वेव के फॉर्म में तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये अपने साथ कुछ एनर्जी लेके ट्रेवल करेगी। और ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं इनको बोला गया था क्वांटा, ठीक है। ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है इनको बोला गया क्वांटा, या फिर इनको बोला गया था फोटोन। और आपको पता है यहाँ पे फिर hc/nu वाला फॉर्मूला लगा के लाइट जो कि एक वेव था उसको पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया गया। ये किया था मैक्स प्लैंक ने। अब जैसे ही लाइट जो कि एक वेव था उसको पार्टिकल प्रूव कर दिया, तो फिर लोगों के अंदर, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप में काम करते हैं, तो जैसे ही कोई नई डिस्कवरी होती है तो काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि नहीं चलो इसके बारे में कुछ ड्रॉबैक्स निकालते हैं या फिर कुछ अपने पॉइंट्स दें। तो जैसे ही यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कशन किया, ठीक उसी टाइम एक साइंटिस्ट आते हैं, नाम आपने सुना होगा डी ब्रॉगली।
ठीक है। और इनके नाम के आगे इनकी कोई थियोरी या फिर इनका कोई भी थियोरी ऐसा नहीं दिया जाता। नाम के आगे इनके लिखा होता है, मान लीजिए ये डी ब्रोगली है तो लिखा होता है हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्यों लिखा होता? क्योंकि और कोई तो थियोरी ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है फिलहाल अभी के टाइम में इस चैप्टर में जहां हाइपोथेसिस लिखा हो। तो हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो थियोरी दी उसको हाइपोथेसिस इसलिए बोला क्योंकि वहां पे हाइपोथेसिस का मतलब हो गया सजेशन, ठीक है। तो सजेशन, तो इन्होंने अपनी जो थियोरी लिखी, जो भी थियोरी दी, वो ऐसा नहीं था कि इन्होंने प्रूव कर दिया था, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स थे वो प्रूव नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया कि अगर जो हमारे पास लाइट है वो पहले एक वेव था, वो पार्टिकल हो सकता है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक पार्टिकल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी वेव हो सकता है? ये इनका सवाल था, ठीक है। ये इन्होंने कोई थियोरी नहीं दी थी, एक सवाल पूछा था कि अगर लाइट जो है वो एक वेव था, पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, क्या वो भी वेव नेचर शो कर सकता है? तो इस अकॉर्डिंग मैक्स प्लैंक ने जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर प्रूव किया था, उसी तरीके से डी ब्रोगली ने एक सजेशन दिया, सिर्फ एक सवाल पूछा लोगों से। अब जैसे ही ये सवाल आया तो कई सारे लोग आ गए इसका सॉल्यूशन देने, ठीक है, कि चलो देखते हैं भाई कि पता लगाएं जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है तो क्या वो वेव नेचर शो कर सकता है। अब हुआ क्या, जब ये थियोरी आगे चल रही थी तो इसी सीक्वेंस में दो और साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली की थियोरी में ही दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम होता है डेविसन और दूसरे का नाम होता है जर्मन। तो डेविसन एंड जर्मन, ये दो साइंटिस्ट आते हैं, कराते क्या है बेसिकली, इनके बारे में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ही पढ़ते हैं। अब ये कराते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की ही बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन क्या वेव नेचर है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इन्होंने किया क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का करा दिया डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, है ना। डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है वेव्स का, ठीक है, जो हम लोग लाइट के फिनोमिना में करते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, सवाल यही था कि देखना है कि इलेक्ट्रॉन वेव है कि नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज है वो वेव नेचर शो कर रहा है ना, कोई भी चीज है अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है तो वो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी करेगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है इट मींस कि वो वेव नहीं है, वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये था कि क्या लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेव है। तो इन्होंने सिंपल एक काम किया कि चलो इलेक्ट्रॉन का भाई हम डिफ्रैक्शन कराते हैं। अगर ये फिनोमिना हो गया इट मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव नेचर है। अगर ये फिनोमिना नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर नहीं रहेगा। लेकिन आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराया गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता ही इलेक्ट्रॉन ये फिनोमिना शो करता है। तो वहां से एक बहुत ही अच्छी बात ये पता चली थी, है ना। और ये अच्छी नहीं, काफी सारे लोगों को शॉक किया, इसने कई सारी थियोरी फेल हो चुकी, ठीक है। इवन हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा ये इस एक थियोरी की वजह से वो सब कुछ फेल हो जाता है, ठीक है। तो मेनली केमिस्ट्री में होता यही है कि एक थियोरी आप पढ़ते हैं तो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं उसको फेल कर देते हैं। तो इसमें हुआ क्या, डिफ्रैक्शन जब कराया तो डिफ्रैक्शन हो गया, तो इसके वजह से पता चल गया कि लाइट के पास क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है, वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, पार्टिकल था। इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, एक सब एटॉमिक पार्टिकल था। और अब ये क्या हो गया, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करने के बाद अब ये वेव नेचर हो गया। इसका मतलब कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, डुअल नेचर है, ठीक है। तो ये थियोरी जो आती है वो किसके अंदर आती है, डी ब्रोगली। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो आपको एक बोहर नाम के साइंटिस्ट के बारे में पता ही होगा। तो नील्स बोहर जो थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, एक सारे उन्होंने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सिंगल स्पीसीज मान के अपनी कई सारी थियोरी दी। इवन इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पार्टिकल मान के उसका रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ फाइंड आउट करा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव है तो उनकी जितनी भी थियोरी थी, जितने भी उनके पोस्टुलेट थे सब फेल हो गए। क्योंकि उनके जो पोस्टुलेट थे वो फेल इस वजह से हुए क्योंकि वो सारे जो कैलकुलेशन थी वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के किया गया था, जबकि यहाँ पे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना होके एक वेव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसी वे में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फिर से एक थियरी आती है ना। इन साइंटिस्ट का नाम है हीजनबर्ग। हीजनबर्ग, और इसको बोलते हैं पूरा नाम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो
हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब इसमें क्या होता है, ये थियरी सिर्फ देखने में बहुत डरावनी सी लगती है बट ऐसा कुछ है नहीं। इस थियरी में मेनली बात यही की गई थी कि इलेक्ट्रॉन का क्या उसका मोमेंटम निकालना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलो अभी तक नील्स बोहर ने जो किया था वो सब कुछ तो गलत हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे बात कैसी की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पता लगाना जरूरी था। तो हीजनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने अपनी थियरी दी। ठीक है, जिस थियरी में मेनली बात ये किया गया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर उसके मोमेंटम का पता लगाना था। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल इन पे एक जोक भी ऐसे बना हुआ है छोटा सा, कोई जोक तो नहीं है लेकिन है फिर भी। कहा जाता है कि जो हीजनबर्ग थे वो एक बार पहाड़ियों पे ट्रेवल कर रहे थे, तो वो अपनी कार लेके पहाड़ी पे चले गए और कार को वो काफी स्पीड में चला रहे थे। तो बहुत स्पीड में जब चला रहे थे तो फिर वहां पे एक जो हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है तो वो एक थे। ठीक है, तो जैसे ही हीजनबर्ग चला रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी था उसने उसको रोक दिया। अब पूछा उसने कि भाई हीजनबर्ग, तुम गाड़ी को कितनी तेज चला रहे हो, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी तेज चला रहे हो। तो उनका जो जवाब था वो काफी अच्छा था। इन्होंने बोला कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कितनी तेज चला रहा हूं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं गाड़ी कहाँ चला रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा था जिससे आप इनकी थ्योरी को याद कर सकते हो कि अगर हम किसी चीज को ये बताएं कि वो कितनी तेज चल रहा है तो हम ये बता नहीं सकते कि वो कहाँ चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल है ना, चाहे वो पार्टिकल हो गया, कोई भी बॉडी, इवन ह्यूमन नेचर हम अपनी भी बात करें तो यहाँ पे जो आपका पोजीशन है, पहली चीज जो होती है वो पोजीशन, एंड दूसरी जो होती है वो होता है मोमेंटम। पोजीशन एंड मोमेंटम को, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल आप यहां पे समझ सकते हैं हीजनबर्ग थियरी कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनकी थियरी यही थी, क्योंकि जैसे मान लो कि इन्होंने कहा क्या कि अगर हम चला रहे हैं तो ये बताना भूल जाएंगे। ठीक है, कितनी स्पीड से चला रहे हैं तो ये भूल जाएंगे कि हम कहाँ चला रहे हैं। आप खुद पे देख लो, जैसे मान लीजिए कि हम अभी एक जगह पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अब मान लो आप चलते हो जैसे ही, तो फिर आप मूव करेंगे, कुछ ना कुछ आप आगे जाएंगे या फिर कुछ पीछे जाएंगे, तो चलते वक्त आप ये नहीं बता सकते कि आप कहाँ पे हो एग्जैक्ट। ठीक है, तो बस ये पूरी इन्हीं की थियरी थी। तो इन्होंने कहा कि आप पहली चीज तो एक साथ मेजर नहीं कर सकते, अगर आप मेजर करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, और ये एरर क्या था, बस ये आपको याद रखना होता है। पोजीशन को हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स मान लेते हैं, मोमेंटम आपको पता ही है पी से डिनोट करते हो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अगर हमें यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो एरर मिलेगा, और एरर कितना होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा। ठीक है, बस एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, क्या है इसके बारे में आगे डिस्कशन नहीं हुआ। जहाँ पे जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आप लोग को फॉर्मूले में इवन जब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन वगैरह तो देखने को मिलती है। एच जो है हमारा वो प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। बाकी x जो है वो क्या है, पोजीशन है, डेल्टा p यहाँ पे मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो हीजनबर्ग की थ्योरी यही थी कि आप दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये एरर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, फिर से ये भी एक ड्रॉबैक्स था, किसके लिए, नील्स बोहर के लिए। ठीक है, दरअसल देखा जाए तो ये सारे मिलके बोहर के पीछे ही पड़ गए थे कि भाई इनकी थियरी को फेल ही करना है। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली आया, उसने जैसा कि उन्होंने पार्टिकल माना था तो उसने ब्रीफ प्रूफ कर दिया। अब दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि बोहर रेडियस भी निकाला गया था, तो बोहर रेडियस कैलकुलेट हुआ था ना 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने क्या किया, बोहर रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने पार्टिकल को, भाई उसकी मान लीजिए कि उसका मोमेंटम कैलकुलेट किया होगा तभी तो रेडियस निकला। तो इन्होंने कहा कि भाई आप रेडियस निकाल ही नहीं सकते, एरर मिलेगा, तो ये रेडियस कैलकुलेट किया कैसे, तो ये भी बोहर के लिए क्या था, एक ड्रॉबैक था। तो हीजनबर्ग हो गए, नील्स बोहर की थियरी के लिए ये सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। लेकिन यहाँ से एक बड़ी चीज निकल के आती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम पता नहीं लगा सकते मेनली, अगर हम बात करें उसके रेडियस की या फिर उसके वेलोसिटी की, तो इन सारी चीजों के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो फिर पता कैसे किया जाए कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ। ठीक है,
तो जैसे इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं था, जैसे कि अभी तक हम पढ़े कि सारी चीजें एक ऑर्बिट में होती है, एक छोटी सी कक्षा में होती है, तो वहां पे माना गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसी छोटी चीज तो है नहीं और हम बता नहीं सकते कि वो कहाँ है, यहाँ है या वहां है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक बड़े से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और मेनली इलेक्ट्रॉन का जो था ना, एक ऑर्बिटल में वो एग्जिस्ट करता है। ये चीजें मान के इलेक्ट्रॉन का एक वेव इक्वेशन दिया गया, ठीक है, कि चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं एक बड़े से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो वेव इक्वेशन दिया इनका जो नाम था वो था इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन दिया। अब वो वेव इक्वेशन क्या है, बाकी यहाँ से और कुछ आता नहीं है ना। इस वेव इक्वेशन से क्या पता लगाया गया था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं एक एग्जैक्ट पोजीशन पे तो है नहीं, ये हम बता नहीं सकते, तो सिर्फ हम संभावना लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है। और इन्होंने जो वेव इक्वेशन दिया था, ठीक है, वो क्या था, डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई एच स्क्वायर अपॉन एम वी प्लस ई माइनस वी, ठीक है। तो ये इरविन श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन था, जहां से अब निकल के क्या आया, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि इरविन श्रोडिंगर ने क्या एग्जैक्ट बता दिया, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये जाई के टर्म में है, तो ये सारी चीजें इरविन श्रोडिंगर ने दिया, ठीक है। एक वेव इक्वेशन उन्होंने दिया। अब इस इक्वेशन से निकल के क्या आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी इक्वेशन जो है वो एक्चुअली किसी काम की नहीं है। दरअसल ये सारे इक्वेशन इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में दिए थे, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। एक और इक्वेशन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है लैप्लेसियन फॉर्म में, तो उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लैप्लेसियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये मेनली डिनोट आपके किसको करेगा, डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको क्या किया, इस पूरी वैल्यू को इन्होंने इस लैप्लेसियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्लेस कर दिया। तो ओवरऑल फाइनल जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है, वो क्या था, डेल्टा स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई एच स्क्वायर अपॉन एम वी प्लस ई माइनस v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है ये लैप्लेसियन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन है, ठीक है। वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैप्लेसियन फॉर्म, ठीक है। तो ये निकल के आया था क्या, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन। अब हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन के वेव इक्वेशन का काम क्या था, ठीक है। आगे यहाँ से कोई भी थियरी, कोई भी काम निकल के नहीं आया, सिर्फ जो काम की चीजें थी वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके जो वेरिएबल्स लिखे हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा वाई स्क्वायर एंड ये डेल्टा जेड स्क्वायर, बाकी इसका अदर कहीं भी जगह पे कोई भी यूज हमें देखने को नहीं मिला। ये जो तीनों आपके वेरिएबल्स निकले थे, इन तीनों वेरिएबल्स का यूज करके ही क्या बनाया गया था, क्वांटम नंबर, ठीक है। बाकी अब क्वांटम नंबर यहां से निकल के आया, बाकी श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का और कोई मतलब नहीं था, सिर्फ यहां से निकल के आया था ये क्या, क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। एस पी डी एफ होता है, जहां पे एस जो होता है वो स्पिन होता है, पी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, डी क्या होता है, सॉरी वो तो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स वाई जेड से 3 निकल के आया था, ये क्या था हमारा, एन था, ये था एल
और ये क्या था m, और लास्ट में एक और की डिस्कवरी हुई थी जो था s, है ना। अब यहाँ पे n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो होता है वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। n हमें ये बताता है शेप के बारे में, l साइज के बारे में, m ओरिएंटेशन और s बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो अब इन चारों की हेल्प से हमने निकालना सीखा था कि हम किस ये पता कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की अब एक्चुअल में दरअसल वो एग्जैक्ट तो नहीं रहता, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे है। तो जिस तरीके से हमारा मान लीजिए आपको पता लगाना है किसी चीज का, मेरा पता लगाना है कि मैं कहाँ हूँ, तो हम मेनली बताने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज तो हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया के बाद हम यूपी में रहते हैं, या फिर आप ऐसे छोड़ दो, इंडिया के बाद अब दूसरी चीज आप कह सकते हैं हम गोरखपुर में रहते हैं, और तीसरी चीज अभी हम जहाँ पे हैं ये बता दें, या फिर आप उसमें यूपी का नाम भी ऐड कर सकते हो कि सबसे पहली चीज तो आप इंडिया में रहते हैं, फिर आप यूपी में रहते हैं, यूपी के बाद आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर के बाद हम अभी जिस कॉलेज में हैं, ठीक है, संत कबीर विद्यापीठ। तो ये चार चीजें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी लोकेशन बताने के लिए चार चीजें। तो इसी तरीके से ये जो चार क्वांटम नंबर थे इनकी हेल्प से हमने क्या निकाला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में पता चला था, ठीक है। तो इतना तो क्वांटम मैकेनिक्स की पुरानी कहानी थी, है ना। अब यहाँ पे हमें आगे क्या पढ़ना है इसकी अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। लास्ट क्लास में एक थ्योरी पढ़ाई थी हाइब्रिडाइजेशन, और ये तो पढ़ा दिया था, ये कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ ये एक और थियरी आती है जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग थियरी, ओवरलैपिंग थियरी। और ये दोनों थियरी आपके आते हैं वीवीटी के अंदर, है ना। वैलेंस बॉन्ड थियरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन थियरी होता है और दूसरा ओवरलैपिंग थियरी होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरी बातचीत हो चुकी है हमारी, ओवरलैपिंग थियरी हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होता क्या है भाई, है ना। इसकी जब हम बात करेंगे कि ओवरलैपिंग थियरी क्या होता है, क्या मतलब है इसका, तो कुछ चीजें तो आपको नाम से क्लियर हो गई होंगी, है ना। ओवरलैपिंग थियरी, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन थियरी या फिर ओवरलैपिंग थियरी दोनों की बात करें तो इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन था, हिटलर एंड लंडन, है ना। इन दोनों ने ये थियरी दी, बाद में और साइंटिस्ट आए और इसको आगे एक्सटेंड किया, इंप्रूव किया, ठीक है। ओवरलैपिंग थियरी में होता क्या है, यहाँ पे आपको नाम से क्लियर होगा ना। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके उसके ऊपर चली जाती है तो वो क्या होता है ओवरलैपिंग। जैसे मान लो कि एक हाथ है मेरा, इसको दूसरे को इसके ऊपर रख दिया तो ये भी एक तरीके से ओवरलैपिंग है, या अगर आप इसको ऐसे रखा है तो दूसरा इसके ऊपर रख दो तो ये भी क्या होता है ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग थियरी में हमें पढ़ना क्या है, इसमें ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या इसमें हम हाथ को ओवरलैपिंग कराएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। अच्छा ये आए क्यों, ओवरलैपिंग थियरी की हमने बात ही क्यों की, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, ओवरलैपिंग से ही फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक थियरी आई थी हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी आई थी ओवरलैपिंग थियरी। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग किसका कराना है, एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ठीक है। पर एक बार फिर से देखिए क्योंकि यहाँ पे बात इनकी शेप की होगी। अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल आपका sp-d-f, ठीक है, sp-d-f ये चार होता है ना। s में हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं और f में टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो शेप इसका होता है स्फेरिकल, p का शेप जो होता है वो होता है डम्बल, d का जो शेप होता है वो कैसा होता है डबल डम्बल, और f वाले का जो शेप होता है ये होता है कॉम्प्लिकेटेड डम्बल, ठीक है। तो ये शेप हो गया। वैसे कहीं घर वालों के सामने आप लोग बनाओगे तो उन्हें लगेगा कि बेटा जो है वो फूल पत्ती बना रहा है ना, ऐसा लगेगा उन्हें। लेकिन ये जो शेप है, अच्छा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपके कितने जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो वो तो 4 होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो नॉन डायरेक्शनल होता है, जहां से आप उनकी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो मेनली आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसको हम लेते हैं px, py एंड pz एक्सिस पे। इसी तरीके से इनका भी होता है एक्स वाई जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये एक स्पेरिकल है। अब कोई भी चीज स्पेरिकल है तो इसका जो शेप होगा वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि ये 3 है तो इनका एक एक शेप पता होना चाहिए। अगर आपका जो ये है इसको हम लूप बोलते हैं मेनली, ठीक है, कई सारे लोग लूप भी बोलते हैं। तो ये अगर एक्स एक्सिस पे है, यानी कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप पीएक्स वाले का शेप बनाओ, ठीक है, तो पीएक्स का जो शेप बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। एक्सिस तो पता ही होगा है ना, एक्स वाई जेड होता है। अगर पी वाई की बात करें तो ये वाई एक्सिस पे बनेगा। इसी तरीके से अगर हम पीजेड की बात करें तो ये आपका जेड एक्सिस पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, शेप हो गए। अब इन्हीं शेप का यूज करके हम लोग समझेंगे ओवरलैपिंग थ्योरी को, ठीक है। तो इनका यूज तो करना ही होता है। अब आगे देखेंगे, अब हमारा जो ओवरलैपिंग होता है वो क्या क्या हो सकता है। देखो, पहली चीज ओवरलैपिंग पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी चीज ओवरलैपिंग नेगेटिव होता है और एक जीरो भी होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें कि क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा ये इनका टाइप्स नहीं है, टाइप्स कुछ और होता है, ये सिर्फ आप समझिए कि ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकती है। तो एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक और होता है जीरो ओवरलैपिंग। ये 3 चीजें हैं। अभी हमें तीनों समझना है कि ये होता क्या है। ओवरलैपिंग तो क्लियर ही होगा ना कि एक ऑर्बिटल, अच्छा ये भी बताया कि ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल होगा वो दूसरे पे ओवरलैप करेगा, तो कब वो पॉजिटिव कहलाएगा, कब वो नेगेटिव कहलाएगा, कब वो जीरो कहलाएगा, ये हमें समझना है, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग की जब हम बात करेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, ठीक है। तो देखिए चलते हैं फिर से पॉजिटिव ओवरलैपिंग की जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से कंबाइन कर सकते हैं, तो मैंने बताया 4, s p d एंड f, ठीक है। अब मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल जो है वो आपका, ये आपको पता ही हो गया, स्पेरिकल बनाया, इट मीन्स कि ये s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल मान लीजिए आपका है, ठीक है, और p का जो शेप होता है वो डम्बल होता है। ओवरलैपिंग का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही होता है ना। अब यहाँ पे ये s और p से मिल के बना है ये ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव अगर कराना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको इसको नेगेटिव, है ना, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये ऐसे कई सारी किताबों में दिया रहता है, डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें समझना होता है कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा जीरो है ना। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो मान लो अगर यही हम शेप ले रहे हैं, दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लो कि प्लस, ठीक है, ये माइनस हो गया, फिर से प्लस होगा, एक सेकंड, इसमें आप मान लीजिए ये आपका क्या है, px हो गया, और ये दूसरा वाला क्या हो गया, ये दोनों क्या है, py है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ठीक है। तो जीरो ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे, मान लीजिए एक s ऑर्बिटल है तो दूसरा जो है वो क्या है, dz पे है, या फिर जो एक है वो px वाले एक्सिस पे है, तो दूसरा वाला जो है वो कहाँ है, z वाले पे है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे कि होता क्या है ये पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये दो चीजें हैं, ये अगर प्लस प्लस वाले साइन एक पास आ गए, ठीक है, तो होता क्या है, दरअसल पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब भी होगी ना तो भी यहाँ पे बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड, तो ये सारी थियरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आई थी, ये ध्यान रखिएगा। जब भी नेगेटिव और ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो नो बॉन्ड इज फॉर्म। और अगर जीरो हो रहा है तो भी यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि दो चीजें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, है ना, और यहाँ पे जो दोनों टाइप है वो दोनों जो सेम सेम वाले हैं वो एक पास है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो लड़के हैं, है ना, उन आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो उन दोनों की हरकतें लगभग एक जैसी होंगी, है ना। अगर दोनों अच्छे हैं तो दोनों की हरकतें भाई एक जैसी होंगी लगभग। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो
आपस में जैसे एक जैसे दोस्त ही बनाते हैं, जैसे वो हैं वैसे दूसरे को भी ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम सेम वाला एक पास है तो बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो स्ट्रांग होगा। एंड यहाँ पे पहली चीज मेन बात जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, स्ट्रांग वीक वो बात की बात है। यहाँ पे नेगेटिव है, मान लो एक बहुत ही शैतान टाइप का बच्चा और एक बहुत ही अच्छा है ना, समझदार है, पढ़ने लिखने वाला है, और दूसरा उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कभी भी इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे दोनों की दिशा ही अलग है, एक को एक्टर बनना है और दूसरे को इंस्पेक्टर बनना है, तो इन दोनों का भी कभी मेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो ये मेनली 3 तरीके के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, है ना, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो, और सबसे अच्छा जो होता है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि ओवरलैपिंग का टाइप्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की जब हम बात करेंगे तो ये टाइप्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, मेनली 2 तरीके की ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, पहली जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है कोएक्सियल। ठीक है, दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है वो होता है कोलैटरल। ठीक है, कोएक्सियल को हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एंड जो कोलैटरल है इससे हम साइडवे या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है मेनली, यहाँ पे ओवरलैपिंग किसका कराना है आपको पता ही है ना, वही 4 जो ऑर्बिटल हमारे sp-df। तो कोएक्सियल और हेड ऑन का मतलब क्या है, देखो कोलैटरल है और ये क्या है, कोएक्सियल है। ठीक है, हेड ऑन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी, है ना, जैसे कि मान लो 2 आदमी हैं तो क्या करो कि दोनों को पकड़ के एक बार उनका सर लड़ा दो। ठीक है, तो जो सिर्फ सर लड़ाया तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और अगर उनको पूरी तरीके से आपस में भिड़ा दीजिए ना तो ये क्या हो गया, आपका कोलैटरल हो गया। तो इसमें मान लो कि मेनली अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, है ना, ये 2 px बना दिया मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ इनका सर टकराएगा। ठीक है, जबकि अगर हम साइडवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल इसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज मान लीजिए ये एक है, अब ये पूरे अच्छे तरीके से एक दूसरे से लड़ेंगे, है ना, तो ये आपका होता है क्या, कोलैटरल ओवरलैपिंग, है ना, और ये जो होता है ये क्या होता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये समझ लिया। अब होता क्या है, यहीं पे आपने सुने होंगे हमेशा, है ना, जानते तो सब है लेकिन बेसिक नहीं पता होता, 2 तरीके के हमारे बॉन्ड बनते हैं, है ना, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो कब कहाँ कौन सा बनता है इसकी हम बात करेंगे। जब कभी भी कोएक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो देख के आप समझ रहे होगे यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम कोलैटरल या फिर साइडवे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सिग्मा एंड पाई के बारे में कई सारी चीजें होती हैं, ये आप लोग को पता होता है ना। सिग्मा जो होता है ये डायरेक्शनल होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। सिग्मा की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, और पाई जो होता है वो एक वीक बॉन्ड माना जाता है। इसी तरीके से जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि जो पाई वाला है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो और भी कई सारी चीजें हैं, है ना, कई सारे इनका डिफरेंस है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, फिलहाल अब हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे होगा। ठीक है, कोएक्सियल या फिर हेड ऑन की बात करते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है, कहाँ पे पाई बनता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा कब कब बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कभी भी एस एस ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा बनता है सिग्मा। ठीक है, पी पी, ठीक है, पी पी ओवरलैपिंग या फिर एस पी ओवरलैपिंग तो हमेशा सिग्मा बनेगा। पी पी ओवरलैपिंग होती है तो इसके लिए कंडीशन है ना, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके आगे हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे अब देखो एस वाले में तो ये हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, एस पी में भी नहीं मिलेगा, पी पी में मिलता है। पी पी में यहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। अब कंडीशन वो कब होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो पी पी हो गया, कहीं पे अगर डी पी हो रहा है ना, या फिर डी डी ट्रांजिशन हो रहा है या फिर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई और सिग्मा दोनों होता है। अब एक बार देख लेते हैं पी वाले में, है ना, कहाँ सिग्मा बनता है, कहाँ पे
पाई बनता है, ठीक है। बाकी इतना ध्यान रखेंगे, एस और एस ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप कर रहा है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। समझते हैं मतलब क्या है इसका कहने का। जैसे कि मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया ये जो H2 है, जानते तो सब है ये H2 है, ठीक है। अब ये H2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा, सवाल ये है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया H2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा, F2 है सिग्मा या पाई बनाएगा, Cl2 है सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, O2 है ये सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है ना कि ये जो H है, ये जो H है ये हाइड्रोजन ही है। अब हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है तो आपको तो पता ही होगा, है ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, और आता ये है किस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में। तो अगर दो हाइड्रोजन है तो s और s में ही आएगा, है ना। तो s s अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जो फ्लोरीन है ना, f है, f लिखा हुआ है। अब फ्लोरीन है मान लो, तो ये कौन से ग्रुप में आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप नंबर 17 में आएंगे, और ग्रुप 17 जाता है आपका पी में। तो दो फ्लोरीन है तो यानी इनके बीच में कैसा होगा, पीपी ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आ गया, यानी कि ये भी सिग्मा बनाएगा। इसी तरह जो Cl है वो भी क्या करता है, ये क्या करेगा, Cl2 जो है ये भी 17 ग्रुप का, AC के तो नीचे आता है, तो ये भी क्या करेगा, आपका P वाला बनाएगा। लेकिन ये जो O2 है क्या ये भी P बनाएगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि O2 जो है वो भी तो भाई P ब्लॉक में ही आता है, तो वो भी क्या करेगा, सिग्मा बनाएगा। बट ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दो हाइड्रोजन है तो उनको ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर फ्लोरीन है तो क्लोरीन भी हमेशा सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता। अगर ब्रोमीन हो गया या फिर फ्लोरीन हो गया तो वो सारे क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं। बट ऑक्सीजन जब भी आएगा तो ये हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और डबल बॉन्ड में आपको पता ही होगा कि एक सिग्मा होता है तो दूसरा क्या होता है, पाई होता। कहीं आपका O2 आ गया, कहीं नाइट्रोजन दिख गया भैया, तो ये आपका 3 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है ना। यहाँ पे एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो ये कई सारी चीजें, इसको हम कहाँ से डिवाइड करते हैं, डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये पता हमें चलता है ओवरलैपिंग थियरी से, ठीक है। अब P वाले के लिए कंडीशन जो ये थी कि P वाला पाई कब बनाएगा और P वाला सिग्मा कब बनाएगा, ये हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग चीजें, आइए देखते हैं फटाफट, ठीक है। कब सिग्मा बनेगा और कब पाई बनेगा। तो सिग्मा के लिए, है ना, सिग्मा के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट पता चल जाएगा। देखो अगर px है और px है, दो ऑर्बिटल हैं आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और अगर ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो ये हमेशा बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए पी वाई है और दूसरा भी क्या है, पी वाई है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, है ना, ये आपका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये हो गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि जहां पे ये दोनों टकराएंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फटाफट, यहाँ पे मान लीजिए ये ऑर्बिटल हैं आपके, दोनों p ऑर्बिटल हैं और x वाले ऑर्बिटल है ना। आपको पता है कि p वाले में 3 होता है, x y z, तो यहाँ पे जो है वो x वाला है, और टकरा भी कहाँ रहा है, x एक्सिस पे। तो अगर ऑर्बिटल भी आपके सेम कैटेगरी वाले हैं, एक्सिस भी सेम है, तो यहाँ पे सिग्मा बनता है। पी वाई है, एंड अगर ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। इसी तरीके से अगर पीजेड एंड पीजेड है और ये कहाँ है, जेड एक्सिस पे है, तो ये भी क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी p ऑर्बिटल आ रहा है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, ठीक है। पाई की कंडीशन एक बार देख लेते हैं, है ना, पाई बॉन्ड की कंडीशन क्या क्या है। तो इनके अलावा अगर कहीं पे भी कुछ हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि देखिए आपका यहाँ पे मान लो कि या तो पीपी ओवरलैपिंग अगर हो रहा है तो पीएक्स हो सकता है ना, पीएक्स प्लस पीएक्स, ठीक है, ये हो सकता है। पी वाई प्लस पी वाई, पीजेड प्लस पीजेड, ठीक है। तो ये टकरा तो रहे हैं, ऑर्बिटल तो सेम एक्सिस पे है, लेकिन ये एक्स वाला है क्योंकि ये एक्स ऑर्बिटल का एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये है एक्स वाला, तो ये या तो वाई पे मिले
या तो जेड पे मिले। तो अगर सेम ऑर्बिटल है, सेम एक्सिस पे ना मिलके किसी दूसरे या तीसरे पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ये पी वाई है, तो अगर ये एक्स पे मिले या फिर जेड पे मिले तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से अगर पी जेड वाला है, ये एक्स पे मिले या फिर वाई पे मिले, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, और भी कंडीशन है, मेनली एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो इतना आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अच्छा, इसके बाद जो थियरी आती है वो आपकी होती है एमओटी, है ना। बचपन में ऐसे कहते थे ए मोटी, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते थे, लेकिन ये थियरी जो है वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और ये बड़ी थियरी है, ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।